ठीक है। सो देखो, प्लेन मिरर जो हुआ था लास्ट क्लास में, आपका प्लेन मिरर अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अभी ये सिलेबस में तो वैसे रिमूव कर दिया गया है। क्लास 10th का जो सिलेबस अभी गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है, काफी चीजें रिमूव कर दी हैं वहां से। बट क्योंकि टॉपिक की कनेक्टिविटी बनाने के लिए, उन टॉपिक्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें जो आज टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो होगा आफ्टर प्लेन मिरर वी विल डिस्कस नाउ अनदर टाइप ऑफ मिरर विच इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और प्लस इनके थ्रू इमेजेस कैसे बननी है वो देखोगे आप, और कुछ आगे के कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप्स के बताए जाते हैं। मतलब स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ मिरर, पार्ट ऑफ स्फीयर। कोई एक स्फीयर है, उसका पार्ट है। अगर आपका कोई भी आप स्फीयर मान लें और उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो उसको आप कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर है। और डायग्राम को समझने के लिए आप कुछ ऐसा मान सकते हैं, अगर आपको डायग्राम समझना चाहते हो तो डायग्राम कुछ ऐसा मानो कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में से हमने एक छोटा सा पोर्शन, उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने अलग किया, तो हमने जो अलग 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 वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। एक छोटा सा पोर्शन इसमें से अलग कर दिया और वो सेपरेट पोर्शन हमारा अलग से कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो पार्ट ऑफ मिरर है, इसी पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब आपके पास कोई एक स्फीयर है, उसको हमने क्या किया, बीच में से यहां से कट किया। कट करने के बाद उसका एक छोटा वाला पोर्शन अलग कर दिया और उस छोटे वाले पोर्शन को एक साइड पर सिल्वर कर दिया, वहां पर सिल्वर की पॉलिश लगा दी। सिल्वर से क्या होता है कि वहां से रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, यानी दूसरे साइड से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो एक साइड रह जाता है, मतलब इधर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तो एक साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाती है, मिरर की एक साइड रिफ्लेक्टिंग है और एक तरफ हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इस तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। सिल्वर इसके लिए यूज किया जाता है। सिल्वर मटेरियल जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए होते हैं। और इसी को आप चाहो तो इसी स्फेरिकल मिरर को आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो पार्ट ऑफ स्फीयर है, किसी स्फीयर का पार्ट है, उसको अंदर की तरफ सिल्वरिंग कर दूं। अंदर की तरफ सिल्वरिंग अंदर वाली साइड पे कर दें, तो अंदर वाली साइड सिल्वर करने का मतलब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और बाहर वाली साइड आपकी फिर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से साइड से रिफ्लेक्शन होना है, कौन से साइड से रिफ्लेक्शन होना है, उसके अकॉर्डिंग इस मिरर को दो नाम दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंगली इसके दो नाम दे दिए गए हैं और वो नाम कुछ इस तरीके से हैं कि फर्स्ट केस में इसको हमने नाम दे दिया है, अगर रिफ्लेक्शन इसके अंदर के साइड से हो रहा है, इनर साइड से, तो आप इसको नाम दे देते हो कॉनकेव मिरर का। और अगर रिफ्लेक्शन उसके बाहर साइड से हो रहा है तो इसको नाम दे देते हो कॉन्वेक्स मिरर का। तो दो टाइप के मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब जो बाहर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है। और कॉनकेव का मतलब अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इसके हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बट ये सब किसी स्फीयर का पार्ट होता है। मतलब एक बड़े स्फीयर को काट करके उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। उस छोटे से टुकड़े में से, ठीक है, उस छोटे से टुकड़े में से, टुकड़ा आप समझ सकते हो, जो लोगों ने क्रिकेट खेला हो कभी और टेनिस बॉल यूज की हो, तो टेनिस बॉल कई बार फट जाती है, खराब हो जाती है खेलते खेलते, तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकल के अलग आता है, तो वो एक कटोरे जैसा होता है, बिल्कुल उसी को मान सकते हो। ये हमारा कंसेप्ट होगा इसका। ये तो हो गया टाइप ऑफ मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और क्योंकि ये एक स्फीयर से निकल करके आते हैं, ये एक ओरिजिनल स्फीयर से निकलते हैं, तो जिस ओरिजिनल स्फीयर से ये निकलते हैं, जिस ओरिजिनल स्फीयर से ये कट किए जाते हैं, है ना, जिस ओरिजिनल स्फीयर से इनको काटा जाता है, उस ओरिजिनल स्फीयर का एक सेंटर होगा, उसको हम कहते हैं, ये इन मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस ओरिजिनल स्फीयर का एक रेडियस होगा, तो उस रेडियस को आप नाम दे सकते हो यहाँ पर
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे डिफाइन कर रहे हैं फिर से देखो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी टेनिस बॉल यूज की है? आप यस और नो करके आंसर दीजिएगा। और वो टेनिस बॉल खेलते खेलते फट गई हो, मतलब हाफ हाफ हो गई हो, या फिर हाँ जी मिश्रा जी बताओ, कहाँ चले गए तुम? ऑलमोस्ट सभी ने करा होगा, सभी ने खेला होगा, मतलब जिन्होंने भी टेनिस बॉल यूज की होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जो कॉस्को वाली बॉल आती है ना, कॉस्को वाली बॉल। युवा अभी रुको, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी बताते हैं, इसको समझना होगा आपको। वो जो कॉस्को वाली बॉल होती है टेनिस वाली, ग्रीन कलर वाली या रेड कलर वाली, जिसे क्रिकेट खेलते हो, वो खेलते खेलते डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में फट जाती है। तो ओरिजिनली तो वो एक स्फीयर था ना, ओरिजिनली वो एक कंप्लीट स्फीयर था। उसका एक रेडियस रहा होगा, उसका एक सेंटर रहा होगा। खेलते खेलते अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया, तो भी इंडिविजुअल पार्ट्स ओरिजिनली किसी एक कंप्लीट स्फीयर के पार्ट थे। ओरिजिनली वो एक बड़े स्फीयर के से ही निकल करके अलग हो रहे। तो जिस बड़े स्फीयर से वो डिटैच हुए हैं, अलग हुए हैं, उस बड़े स्फीयर का जो सेंटर है उसको आप कह सकते हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और उस बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, इसको अगर मैं और एग्जांपल दूं, बड़ा अजीबोगरीब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सुनने में अजीब लगेगा और युवा आपका आंसर आ जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है। कभी आप लोगों ने जूस पिया हो, अगर जूस में मौसम्मी का जूस अगर कभी पिया हो, और मौसम्मी को कभी आपने उसका छिलका उतरते हुए देखा हो, कभी अगर आपने, है ना, मतलब रोड साइड जो शॉप्स होती हैं या तो उनमें अगर आप देखा करो, तो मौसम्मी का जो छिलका बाहर निकालते हैं, उसको पील ऑफ करते हैं जब, तो क्या पूरा पूरा छिलका एक बार में बाहर निकाल देते हो? कभी आपने देखा हो तो, कभी अगर नोटिस किया हो, मतलब कुछ तो देख, बताओ यार, कुछ तो आप अपने डे टू डे लाइफ में देखो इस तरह की चीजें। अदरवाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ नहीं पाओगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर आप याद तो कर लोगे, याद हो जाएगा तुम्हें, लेकिन उसकी एक्चुअल फीलिंग आएगी नहीं कि क्या मतलब है। अच्छा नहीं, कभी नहीं देखा है। वान्या कह रही है हाँ देखा है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। वाटरमेलन खाया है? वाटरमेलन की वो भी नहीं खाया है? वाटरमेलन तो खाया होगा, यूज किया होगा, आई मीन कभी, है ना। वाटरमेलन जब कट तक घर पे आता है तो वो पूरा एक बड़ा सा स्फीयर फॉर्म होता है ना, बड़ा सा स्फेरिकल फॉर्म में। हाँ, तो जो वाटरमेलन को जब आप काट करके उसके एक एक पीस से निकालते हो ना, उसको उसको पीसेस में डिवाइड करते हो, तो उसका एक सिंगल पीस जो होता है वो आपका मिरर बन जाता है। वन सिंगल पीस इज द मिरर। बट वो सिंगल पीस जिस वाटरमेलन से काट करके निकाला गया है, उस वाटरमेलन का जो साइज है, मतलब रेडियस, उसको तुमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रखा है। और उस वाटरमेलन का जो सेंटर रहा होगा, अगर उसको हम स्फीयर मान लें, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हो। ये इसका मतलब है। जो हम कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर में से कट करके निकाला जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही है ये। ठीक है, युवा ने दोनों केसेस देखे हैं। ये सब कॉमन चीजें हैं, मतलब ये जो है ना, ये आपके डे टू डे लाइफ की चीजें हैं और सभी ने देखी होंगी। ठीक है, तो अब आप क्या डिफाइन करोगे? आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं बोलता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे आप? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर आउट ऑफ विच द मिरर इज द सेंटर ऑफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन रिमूव्ड और क्रिएटेड, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर को तुम कह रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और उसका रेडियस भी आप कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और डिफाइन करते हो, कुछ पॉइंट्स और डिफाइन करते हो। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं देखो, और जो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जरा देखिएगा।
कि जब आप एक स्फीयर में से कोई पोर्शन अलग करोगे, सपोज इस तरीके से आपने एक स्फीयर के अंदर से एक ये वाला पोर्शन आपने डिटैच करके अलग निकाला, तो और हमने मान लिया इसको आउटसाइड पॉलिश किया जा रहा है, बाहर सिल्वर किया जा रहा है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट है, इसको आप मिरर के लिए वर्ड डिफाइन करते हो पोल ऑफ मिरर। जो सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ पार्ट होगा दैट इज द पोल ऑफ मिरर। और ये स्फीयर ओरिजिनली किसी बड़े स्फीयर के अंदर से निकल के आ रहा है, एक बड़ा स्फीयर रहा होगा जिसके अंदर से इसको काट करके निकाला जा रहा है, तो उस बड़े स्फीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस बड़े स्फीयर की सेंटर से इसको मिलाओगे तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कैपिटल आर हो गया वो। पोल किसको बोल रहे हैं? जो भी आपने जिस पोर्शन को कट कर रहे हो, जिस पोर्शन को कट करोगे उसका सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट, सबसे बाहर वाला पॉइंट, वो कहलाएगा पोल, यानी कह सकते हैं उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। और एक डेफिनेशन और आती है इसके अंदर, एक और डेफिनेशन आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को जब ज्वाइन करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को जब आप कनेक्ट कर देते हो, तो इसको एक नाम दिया गया है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं एंड वी कॉल इट एक्सिस ऑफ मिरर। इसको हम लोगों ने उसकी एक्सिस बोला गया, कहीं कहीं पर इसको प्रिंसिपल एक्सिस का भी नाम दिया गया है, बट अभी मैं सिर्फ एक्सिस वर्ड यूज करूंगा इसके लिए, ओनली एक्सिस वर्ड। यहां तक का कोई डेफिनेशन ऐसा है जो तुम्हें क्लियर ना हो? डेफिनेशन क्या मतलब? टर्म्स हैं, ठीक है ना, टर्म्स हैं। मतलब आप मिरर के बारे में कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हो कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आंसर है द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज cut or removed, radius, it is the radius of that sphere out of which, or it is the radius of sphere of which the mirror is the part. Axis, जिसको principal axis या optical axis कुछ भी नाम दोगे, it is a line which connects center to the pole of mirror। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन पार्ट्स हो जाएंगी यार कुछ। कॉनकेव मिरर आपके सामने है इस टाइम पर, स्क्रीन पर जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, बट सेम डेफिनेशन आपकी कॉन्वेक्स। अभी युवा श्रीवास्तव जी आपका आंसर बताओ। युवा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बाहर होगा, इज इट ट्रू और फॉल्स? युवा अपना आंसर कंप्लीट करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउट ऑफ मिरर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा। बाकी बच्चे भी आंसर बता सकते हैं। लविश त्रिपाठी कह रहे नहीं, फॉल्स है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा नहीं हो सकता कि मिरर के अंदर आ जाए? देखो भाई, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं भाई। नहीं कृष्णा सिंह, मेरी बात सुनो। कृष्णा रुको, ये जो युवा जो कह रहा है ना, वो युवा वो अलग नहीं। देखिए, अगर मैं जो मिरर ले रहा हूं, अगर मान लो मेरा मिरर स्फीयर का एग्जैक्टली हाफ पोर्शन है, मेरा स्फीयर है, और उसको मैं बिल्कुल बीच में से काटूं, बिल्कुल बीच में से आधा आधा, हाफ हाफ कर दूं, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ, तो जो मेरा एक हाफ निकल करके आएगा, एक हाफ जिसको आप हेमीस्फीयर कह सकते हो, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही होगा ना, क्योंकि पूरे स्फीयर का सेंटर भी यहीं पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। अगर आप मोर देन हाफ कट करते हो, जैसे कि यहां पर अगर मैंने कट किया, तो इस स्फीयर का दूसरा पोर्शन भी तो होगा, इस स्फीयर का दूसरा पोर्शन इधर भी तो है। तो अगर तुम इसको पॉलिश कर दो, तो अगर तुम इधर पॉलिश कर दो, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर के अंदर ही आ जाएगा। तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स का चक्कर नहीं है, वो डिपेंड होता है कि आप मिरर कितना बड़ा कर रहे हो, मिरर का साइज क्या ले रहे हो, मिरर का साइज क्या है, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका भी। हाँ, करंट केस में बाहर है, करंट केस में बाहर ही हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट मैं एक जनरल, आपका डाउट जो था ना, आपका डाउट था कि सर ये बाहर होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर मिल गया तुमको कि
इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मिरर, कि आप कितना बड़ा मिरर यूज कर रहे हो, राइट। चलो, तो ये डेफिनेशंस हो गई हैं। इन डेफिनेशंस के बाद हम लोग मेन पार्ट पे आ रहे हैं। मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट देखिएगा, ठीक है ना। मेन पार्ट हमारा क्या है? सपोज आपके पास कोई एक मिरर है, अब आप डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशंस यूज करेंगे, और वो डेफिनेशंस हैं इसका फोकल लेंथ और देन मिरर की इक्वेशन। तो सबसे पहले फोकल लेंथ डिराइव करेंगे। एक मिरर की फोकल लेंथ किसको कहा गया है, मतलब एक मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? आप में से किसी को आइडिया है? सिर्फ यस और नो कर दें, मतलब आंसर नहीं बताना है। जस्ट इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द डेफिनेशन, व्हाट इज हाउ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज डिफाइंड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। किसी को भी अगर आइडिया हो, यस और नो कर दे जस्ट, कि हाँ उन्होंने एटलीस्ट डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इफ यू नो द डेफिनेशन पार्ट, हाउ टू डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अभी सभी ने पता है, F इक्वल टू C/2। लविश त्रिपाठी आंसर भी दे रहा है, कृष्णा सिंह, आप सभी का आंसर आ रहा है, ओंकार सिंह का भी आंसर आ रहा है, अश्विका भट्टागर का भी आंसर है, कृष्णा। ठीक है बच्चा, सही है, अश्विका सही है। अच्छा, तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से ना। वान्या, तुमने तो पहले पढ़ा होगा बच्चा, तुम्हारे आंसर कहाँ गायब हो जाती है? आंसर दिया करो। देखो भाई, मैं आपको समझाता हूँ, आपके आंसर सही है, पर देखिएगा ये लाइन जो बिल्कुल मिरर के सेंटर से जा रही है, इसको आप जो मिरर के सेंटर से जा रहा है, इसको आप उसका एक्सिस कह सकते हो, कि ये उसकी एक्सिस है। हाँ, देखिए फोकस, देखो फोकस वर्ड का आप अपनी जनरल लाइफ में मीनिंग लाओ। फोकस वर्ड का अपने जनरल लाइफ के अंदर मतलब, आपको बार बार कहा जाता है कि अपने गोल के ऊपर फोकस करो। तो फोकस वर्ड का इन जनरल मतलब क्या है, पहले आप वहां समझो। फोकस वर्ड मतलब क्या होता है? आपसे कहा जाता है कि आप अपने गोल पर फोकस करिए, अपने एम पर फोकस करूं, इधर उधर डेविएट न करूं। तो फोकस वर्ड का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन, राइट कृष्णा। टू कंसंट्रेट एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो डेफिनेशन भी वहीं से आई है, टू कंसंट्रेट एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। बीइंग फोकस्ड का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अपना सारा कंसंट्रेशन लगा दो आप। दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ फोकस। अभी आप फिजिक्स के हिसाब से नहीं, जनरल हिसाब से फोकस का मतलब यही है। बट फिजिक्स में कुछ अलग तो होगा नहीं, फिजिक्स भी वही चीज कहती है। फिजिक्स का ये कहना है कि भाई अगर आप कोई एक रे लाओ, इफ यू allow a ray which is parallel to the incident ray, take a ray that is parallel to incident ray, sorry, parallel to the axis. If you allow a ray which is parallel to the axis, then what will happen? According to law of reflection, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, विच विल बी नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और इस लाइन को आप कह सकते हो कि दिस इज अ लाइन विच इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, जहां पर आपका इंसिडेंस हो रहा है। सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए है, सो दिस विल बी नॉर्मल एट कैपिटल ए। अगर हमारा इंसिडेंस किसी और पॉइंट पर होगा तो नॉर्मल कोई और हो जाएगा। नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ए, अगर ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो वहां पर एक नॉर्मल लाइन है, और स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर है। नॉर्मल लाइन का मतलब होता है सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बने, उसका एंगल 90 डिग्री सरफेस के साथ बनेगा। और स्फीयर के केस में, इन केस ऑफ स्फीयर, this line always passes through center of curvature. According to law of reflection, the angle between the incident ray and this normal, if this angle is theta, which is defined as angle of incidence, AOI, angle of incidence AOI, then law of reflection ये कहता है कि जो लाइट होती है वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए।
ये लाइट इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी बाय दिस मिरर और एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर जा करके कट करेगी. इट विल कट द एक्सिस एट वन पॉइंट. और ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, बट दिस टाइम दिस थीटा विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, इसे आप कैपिटल एफ यानी कि फोकस का नाम देते हो, फोकस ऑफ मिरर. और मिरर के पोल वाले पॉइंट से फोकस वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल पॉइंट एंड द फोकस पॉइंट, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं एंड कॉल्ड एज फोकल लेंथ. अब इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि इसकी वैल्यू का रेडियस से क्या कनेक्शन है. तो आप में से कई लोगों ने इसका आंसर दिया है, मुझे भी है ना, कई लोगों ने इसका आंसर ये दिया है कि फोकल लेंथ का रेडियस के साथ क्या रिलेशन चलेगा. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछने जा रहा हूं कि अगर मैं कोई और पैरेलल रे लाऊं, अगर मेरा मन बदल जाए और मैं कोई दूसरी पैरेलल रे लाऊं, एक और रे लाते हैं जो कि पैरेलल है, क्या ये रे सेम पॉइंट पर फोकस करेगी? क्या इसका फोकस वहीं पर होगा जहां पर पहले वाली रे का हुआ है? क्या ये सेम फोकस पे जाएगा? ठीक है, युवा जी, वस्विका भटनागर, लविश त्रिपाठी. ओके, मतलब आपका कहना है, वान्या जी कह रही है कि हाँ ये जो है वो उसी पॉइंट पर जाएगा. चेक करते हैं. यही अब आपका ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. अब जो हम स्टडी करेंगे, आगे का जो डिस्कशन है वो यही है कि क्या ये दोनों पैरेलल रेज सेम पॉइंट पर फोकस करेंगी या नहीं करेंगी. आप सभी का आंसर है यस. तो अगर यस है तो आपको जस्टिफाई करना होगा, आपको बताना होगा क्यों, वाई ये दोनों रेज सेम पॉइंट पर क्यों फोकस करेंगी, आपको ये भी बताना पड़ेगा. क्या रीजन है कि ये सेम पॉइंट पर फोकस करेंगे. ठीक है, ये समझना होगा मुझे. तो चलो इसको कैसे समझेंगे यार, इस पॉइंट को समझेंगे कैसे. देखो ऐसे समझ सकते हो. अभी तो मैं क्या करूंगा, इस रे को, ये जो रे है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे. ठीक है, इसको हटा देते हैं. अब आप देखो, मैं कुछ डेरिवेशंस करूंगा, आप उन डेरिवेशंस में मुझे सपोर्ट करना. मैं क्या करने जा रहा हूं, सेंटर से जो रे आई थी उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. सेंटर से एक परपेंडिकुलर ऑन द रे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं सेंटर से. और जहां पर वो परपेंडिकुलर पॉइंट गया है उसको हमने कोई एक बी पॉइंट का नाम दे दिया. हमने मान लिया कि ये जो है वो कोई बी पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है. अब जैसा मैं कहूंगा आप वैसा करिएगा. हम ये मानते हैं कि ये जो हाइट है, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये एच है, लेट से ये एच है. तो आप देखो, मैं जो बोलूंगा उसके हिसाब से मुझे बताना और देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है. सबसे पहले आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस पीसी कितना होगा. डिस्टेंस पीसी अगर हम बात करें, पोल से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम रेडियस बोलते हैं, कैपिटल आर होगा ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और डिस्टेंस सी एफ कितना होगा, डिस्टेंस सी एफ कितना होगा. तो डिस्टेंस सी एफ यानी कि ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस माइनस पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल टू सेंटर एंड पोल टू फोकस. पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस तो कैपिटल आर है, एंड पोल से कैपिटल एफ तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल एफ माना है, तो इट इज आर माइनस एफ. मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका आर माइनस एफ हो गया, ये डिस्टेंस. ठीक है,
ध्यान रखते ना बच्चे, बिकॉज थोड़े कुछ टाइम बाद ये डायग्राम विजिबल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि सब कुछ मुझे इसी डायग्राम में करना है। तो फोकस आपका, मतलब आपका भी फोकस यहीं पर होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर। मिरर का फोकस तो आएगा ही, बट योर फोकस शुड बी ऑन द स्क्रीन। क्या करेंगे अब देखो, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल एबीसी जो है, ये जो ट्रायंगल एबीसी आप देख रहे हो, ट्रायंगल एबीसी में मुझे सबसे पहले ये बताओ, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को क्या रखोगे इन द ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जिसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। यहां पर थीटा एंगल है, ये हाइट h है, और C इज द सेंटर पॉइंट, और A मिरर के सरफेस पर है। तो सेंटर से मिरर का सरफेस कितनी डिस्टेंस पे होगा, R। सेंटर से कैपिटल A तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा R। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है h ओवर कैपिटल R। साइन थीटा विल बी h ओवर कैपिटल R, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट। साइन थीटा की वैल्यू ये बन जाएगी h ओवर कैपिटल R। हाँ जी उनका। अब सुनो, अब हम क्या करने जाएंगे, थोड़ा सा कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट है, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट देखिएगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारे पास क्या है कि ये जो ट्रायंगल है इसको मैं अलग से दिखा दूं, अदरवाइज डायग्राम विजिबल नहीं होगा आपके लिए। ये जो ट्रायंगल मेरे पास है ना, कौन सा, जिसका एक पॉइंट आपके लिए कैपिटल C है, सेंटर पॉइंट, एक हमारा F है, और एक हमारा A है, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल जिसके अंदर यहाँ पर एंगल थीटा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये एंगल हमारे लिए थीटा है। इसमें क्या करोगे आप बताओगे, ये एंगल कितना होगा, एंगल ACF कितना होगा, एंगल ACF, एंगल ACF की वैल्यू, ध्यान से, एंगल ACF कितना होगा, एंगल ACF। अगर मैं इसको इस डायग्राम में दिखाना चाहूँ ना, थीटा होगा इस डायग्राम में। ये जो एंगल देख रहे हो यहाँ पर, एंगल ACF, ये एंगल, यहाँ वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से चलेगा तो थीटा एंगल बनेगा। इसका मतलब AF और CF बराबर लेंथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो AF इक्वल टू CF लिखा जा सकता है, AF इक्वल टू CF, और CF क्या था हमारे लिए, कैपिटल R माइनस F। तो इसका मतलब ये चीज भी आपकी कैपिटल R माइनस F के बराबर होगी। और अब आप क्या करो, पॉइंट F से सामने वाली साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सामने वाली साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये D है। ये आप अपने लेवल पर एक प्रूविंग कर सकते हो कि D AC का मिड पॉइंट होगा, ये आप प्रूव कर सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन, वो सामने वाली साइड को हाफ हाफ बाइसेक्ट करता है। आई मीन अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो कि जो मीडियन है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो बाइसेक्टर लाइन पे आता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके सामने, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टोटल कैपिटल R था, तो ये डिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, बिकॉज C से A तक का डिस्टेंस R है। अब आप इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप cos ऑफ थीटा यूज करेंगे, cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा, ध्यान रखना, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल थीटा है। तो cos ऑफ थीटा, तो वो हो जाएगा, बेस लेंथ है R/2, और हाइपोटेन्यूस लेंथ जो है वो CF है, विच इज R माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस F बराबर R/2 cos थीटा, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो F की वैल्यू बनेगी कैपिटल R माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स
कॉस थीटा, ये बन रही है एफ की वैल्यू, r माइनस आर बाई टू कॉस थीटा बन रही है। ठीक है, आराम से करते हुए चलो इसको, क्योंकि टाइम लग जाएगा। स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा, ये बन रहा है आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, तो अब हम थोड़ा सा एक काम ये करेंगे, देखो यहाँ पर कि जो थोड़ा सा डायग्राम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉस थीटा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखो स्मॉल एफ को लिख सकते हो r माइनस आर बाई टू, एंड दिस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आपकी h बाई आर है, साइन थीटा की वैल्यू h बाई आर है। तो ये साइन थीटा जो h बाई आर निकाला गया था, ये हम ये वाला साइन थीटा हम यहाँ पर ले आएंगे, और जब हम ले करके आएंगे तो हमारे पास f की क्या वैल्यू आएगी, देखो देखना आप, यहाँ पर आएगा r माइनस आर बाई टू, रूट के अंदर जाओगे 1 माइनस, और वहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाओ, ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ तो जानते हो क्या आंसर आएगा, f इक्वल टू आर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एक बार देखो ये सही है या नहीं है, आई विल कंफर्म करो कि क्या मैंने यहाँ तक सब कुछ सही लिखा है। हो सकता है मेरी ही कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो गई हो, आप बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा है यहाँ तक। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ डेरिवेशंस की होंगी तो आप समझ जाओगे कि मेरे स्टेप्स सही हैं या कहीं पर मुझसे कोई गलती हो रही है। ठीक है, मेरा स्टेप सही है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं आपको। सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और थोड़ी मैथ इन्वॉल्व कर दी है मैंने, मैथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है इसमें। ठीक है, क्या समझ आ रहा है इससे यार, क्या समझ आ रहा है, देखूं कि फोकल लेंथ दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल आर पे और एच के ऊपर भी। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं कोई और रे लाऊं, अगर यहां पर कोई दूसरी रे लाऊं, तो क्या इसके लिए एच की वैल्यू सेम है, क्या ये वाला एच और पहले वाला एच बराबर है? तो ऑब्वियसली आंसर है कि नहीं भाई, दोनों के लिए जो हाइट है वो अलग अलग है, दोनों के लिए हाइट डिफरेंट है। और जब दोनों के लिए हाइट डिफरेंट है, मतलब यहाँ जो रिजल्ट है उसमें अगर ये एच वाला पोर्शन अलग है, तो अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होगी तो ऑब्वियस ही बात है एफ भी डिफरेंट आएगा तुम्हारा। इसका मतलब फोकल लेंथ हाइट ऑफ रे पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट क्या हुआ, दैट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ रे। ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ रे। तो ये सबके लिए सेम नहीं आ सकता, फोकल लेंथ कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द रेज। थोड़ा आपको झटका लगा होगा यार, ये क्या हो गया। हाँ, धोखा मिलता है आपको, ये धोखा क्या मिलता है मैं बता रहा हूँ, धोखा नहीं है वो। अब अगर आप एक कंडीशन अप्लाई करो, अगर आप एक कंडीशन ये लगाओ, और वो कंडीशन ये है कि h लगभग 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, h ऑलमोस्ट 0 है, तो तुम्हारी फोकल लेंथ हो जाएगी लगभग r/2। आप यहाँ वाले रिजल्ट में देखो, ठीक है, यहाँ वाले रिजल्ट में करके देखो, h को 0 कर दो, h को 0, तब आपका फोकल लेंथ r/2 आ जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ r/2 होता है, लेकिन तब होता है जब रे की जो हाइट है, हाइट ऑफ रे लगभग 0 हो। हाइट ऑफ रे लगभग 0 होगी, तब जाके कह सकते हो कि फोकल लेंथ r/2
टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो धोखा नहीं है, ठीक है। देख लो आप यहाँ तक, फिर हम लोग अभी नए वाले सेशन में कंटिन्यू करते हैं इसको। तब तक आप यहाँ तक